हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गटीवन क्लासेस पर। तो दोस्तों आपके लिए जो है आज हम पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम का पूरा जो है यहाँ पर लिखित जोखा यहाँ पर आपके सामने है। वो भी 18 जनवरी का पेपर जो आपका आएगा फिजिक्स वाला, आपका एकदम इसी तरह आएगा। मान के चलिए एकदम वही पेपर है। देख लीजिए जैसे आपका मैथ का पेपर था। अगर आप जो सिविल या मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपने मैथ का पेपर देखा होगा कि इसी प्रकार जो दिया था नोट करके कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्र के अनुवादों में संकलित आंकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें। ऐसे ही मैथ में भी लिखा था, और परीक्षार्थियों द्वारा पेजर और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग अनुमन्य है। ये भी जो है मैथ के पेपर में ऐसे बिल्कुल लिखा था, और लिखा था निम्नलिखित में से कोई 10 भाग हल कीजिए। यानी कि 5 खंड होते हैं दोस्तों, मतलब प्रश्न एक यहाँ पर जैसे दिया है इसी प्रकार प्रश्न 5 तक हैं, और सब में कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें कितने करना है दोस्तों, कोई 10 भाग हल करना है, जिसमें कितने क्वेश्चन है 12 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, और उसमें से आपको सिर्फ 10 करना है। तो इससे अच्छा आपके लिए क्या होगा कि 12 क्वेश्चन है और आपको सिर्फ 10 ही करना है। और देख लीजिए यहाँ पर जो 10 नंबर का ये है, एक एक नंबर का जो है 10 क्वेश्चन है। एक एक नंबर का कितना क्वेश्चन है, 10, यानी कि 10 नंबर का ये हमारा प्रश्न एक पूरा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। तो यहाँ पर पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का पेपर जो कि 18 जनवरी को है, उसका पूरा यहाँ पर आपको हल भी मिलेगा। क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको हल भी दिखाएंगे। पूरे हमने पीडीएफ में इसको कन्वर्ट कर लिए हैं, और यहाँ पर हल भी देख लीजिए। यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए हल यहाँ पर पूरा हमने लिख दिया है। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है, और इसकी गारंटी है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, और आपके फिजिक्स में 50 में से 50 क्वेश्चन, मतलब जितने भी नंबर का है पूरा का पूरा आपको मिलेगा, इसकी गारंटी यहाँ पर है। तो आपको सिर्फ वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और हम अपना शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कोई 10 भाग हल कीजिए, भाग आ से ना तक हल कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन प्रतिबल का मात्रक पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि प्रतिबल जो होता है वो दाब के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। क्या होता है, दाब के बराबर होता है। अर्थात दाब का जो मात्रक होगा वही प्रतिबल का भी मात्रक होगा। तो दाब का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, पी बराबर क्या पढ़ा है, एफ अपॉन का ए, यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। और बल का आप मात्रक जानते हैं क्या होता है, न्यूटन होता है। और जो है क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में जो है यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। तो इसके लिए आपको इसका भी फार्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप जो है इसको वीडियो को ध्यान से देखते चलिए, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र, यानी कि पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है टी बराबर, पृष्ठ तनाव बराबर एफ अपॉन यल। एफ अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, यल। यल हमारी क्या है, लंबाई है, और यहाँ पर एफ क्या है, बल है। तो यहाँ पर जो बल का मात्रक न्यूटन होता है, और विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों, एम एल टी माइनस का 2। और यल हमारा लंबाई है, लंबाई को हम यल से दर्शाएंगे, तो यल से यल कट जाएगा दोस्तों। तो हमारा बचेगा क्या, एम टी माइनस 2। एम टी माइनस 2 दोस्तों कहाँ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 में ये भी है, एम टी माइनस 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए अगर क्वेश्चन जो है आपको पेपर के एकदम तरीके लग रहे हो तो एक बार जो है वीडियो को सभी लोग लाइक कर लेंगे। तो यहाँ पर कौन सी सदिश राशि है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सदिश राशि बताना है, तो आपको पता होगा हमारा त्वरण जो होता है वो सदिश राशि है, और बाकी ये सब क्या है, हमारी अदिश राशियाँ हैं। कार्य, द्रव्यमान, दाब, ये सब अदिश राशियाँ हैं। तो हमारा द नंबर जो क्वेश्चन है, जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है। जूल प्रति सेकंड दोस्तों यहाँ पर किसका मात्रक है, तो यहाँ पर जूल प्रति सेकंड हमारा शक्ति का मात्रक है। कैसे है, पी बराबर, शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर, यानी कि डब्ल्यू अपॉन का टी। तो डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल होता है, और हमारा समय का मात्रक टी का मात्रक क्या हो जाता है, सेकंड, यानी कि जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक होता है। और इसी को हम क्या भी कह सकते हैं कि शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। ये भी हमारा राइट आंसर है। अगर वाट दिया होता यहाँ पर वाट किसका मात्रक है, तो वो भी शक्ति का ही मात्रक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 5 यहाँ पर जो कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, यह नंबर जो है 0.04320 में सार्थक अंकों की संख्या। दोस्तों वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जो है ये 10 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे ये बहुविकल्पीय के, अगर आपने ध्यान से वीडियो देख ली तो सार्थक अंकों की संख्या पूछा है। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं दोस्तों, आप कहेंगे कितने हैं, 3 हैं आप कहेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा 4। क्योंकि अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ लास्ट में 0 आ जाता है तो उसकी सार्थक अंक में गिनती होती है। तो यहाँ पर ये हमारे चारों क्या हो जाएंगे, 4 3 2 0 क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक ही हो जाएंगे। मान लीजिए अगर लास्ट में ये 0 ना होता तो हमारा सार्थक अंक 3 ही होते, लेकिन यहाँ पर लास्ट में 0 भी है तो 4 हो जाएंगे, और भी 0 आएंगे तो यहाँ पर
5 हो जाएंगे, इसी प्रकार और 0 आएंगे 6, ऐसे ही होते जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिकतम कार्य कब प्राप्त होता है? तो दोस्तों अधिकतम कार्य हमारा कब प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो अधिकतम कार्य कब प्राप्त होगा? W बराबर हम जानते हैं कार्य का फार्मूला FS cos थीटा, FS cos थीटा होता है। तो कार्य का अधिकतम मान कब प्राप्त होगा दोस्तों? जब थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो थीटा बराबर जब 0 हो जाएगा तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि FS इंटू 1 बराबर FS। इसी पर हमारा जो है कार्य हमारा अधिकतम प्राप्त होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 डिग्री, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रमा की सतह पर स्मॉल g का मान होता है। तो चंद्रमा की सतह पर आपको स्मॉल g का मान, आपने पॉलिटेक्निक जब प्रवेश परीक्षा ही दिए होंगे तो आपको ये पता होगा कि g/6 होता है चंद्रमा की सतह पर g का मान। पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या अचर होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रुद्धोष्म प्रक्रम में हमारा क्या अचर होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा हमारी अचर होती है। ऊष्मा क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केस नली में पानी चढ़ने का कारण है। देखिए केस नली में पानी चढ़ने का कारण हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव, देखिए तभी वहाँ पर विमीय सूत्र पूछा था और यहाँ पर भी आ गया। ये पृष्ठ तनाव कभी कभी जो है हमारा पूछ लेता है कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, और पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र यही जो है पूछ लेता है क्वेश्चन में। मतलब पृष्ठ तनाव का क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो इसमें आपको ऑप्शन 4 दिए हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों? 10⁻7 अर्घ के। कितने के? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ के। और बात करें यहाँ पर 10⁵ डाइन दिया है, क्या दिया है? 10⁵ डाइन यहाँ पर दिया है। ये किसका होता है दोस्तों? 1 न्यूटन बराबर होता है। क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है? याद कर लेना है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर प्रतिशत वृद्धि किसमें होगी? अगर हम लोहे की गेंद को गर्म करेंगे, ताप देंगे, तो प्रतिशत वृद्धि किसमें अधिक होगी दोस्तों? तो ये वाला आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयतन में यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पूरक राशियाँ दोस्तों बतानी है। पूरक राशियाँ कितनी होती है? बहुत बच्चे इसको गलत कर देते हैं। पूरक राशियाँ सोचते हैं कि 7 होती हैं, जबकि वो गलत है, वो मूल राशियाँ होती हैं। पूरक राशियाँ हमारी केवल कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है समतल कोण। क्या होती है? समतल कोण, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? घन कोण होता है। क्या होता है? घन कोण होता है। और बात करें समतल कोण का मात्रक क्या होता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? तो हमारा रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है दोस्तों। और यहाँ पर घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। मात्रक वगैरह बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, 2 नंबर 1 नंबर के। तो अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 2, यानी कि अब हमें क्या करना है? निम्नलिखित में से कोई 5 भाग हल करना है। अर्थात इसमें कितने दिए हैं दोस्तों? 7 क्वेश्चन दिए हैं और आपको मात्र 5 ही करना है। इतना अच्छा आपको परीक्षा में कहीं नहीं मिलेगा कि 7 दिया हो और आपको 5 ही करना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 2 आ चुका है और पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है? सदिश और अदिश राशियों की परिभाषा देनी है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपको टफ नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में। और यहाँ पर 5 भाग ही हल करना है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। तो यहाँ पर सदिश राशि सिर्फ बतानी है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे ही आप जो है 9th 10th में पढ़ते आए हैं वैसे ही लिख देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिनमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं, क्या होती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं बल है, वेग है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है, ये सब हमारी सदिश राशियाँ हैं। और इसी प्रकार बात कर ले अदिश राशियों की, तो वे राशियाँ जिनमें केवल क्या होते हैं? परिमाण तो होते हैं परंतु दिशा नहीं होती, तो हमारा क्या हो जाता है? अदिश राशियाँ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। अदिश राशियाँ कहलाती हैं। और उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं क्या है? द्रव्यमान है, चाल है, कार्य है, दाब है, आयतन है, बहुत चीज़ें हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इतने ही अगर आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बिल्कुल रखा गया है। ये आपसे चाहे 2 नंबर में पूछे, चाहे बहुविकल्पीय में पूछ ले, चाहे या तो बहुत जो है दीर्घ क्वेश्चन में पूछ सकता है कि संबंध स्थापित कीजिए। लेकिन यहाँ पर अधिकतर लघु जो है, अति लघु, या तो 2 नंबर में पूछता है या तो अधिकतर 1 नंबर में ही पूछता है। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता। हम देखिए स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध ऐसे स्थापित करते हैं। ये हमारा क्या है? आपको पता होगा न्यूटन का नियम है, F = G m
और यम अपॉन आर स्क्वायर। तो आप जानते हैं चूंकि एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, एम जी भी तो होता है। क्या होता है, एफ बराबर एम जी आपने पढ़ा होगा। तो एफ बराबर एम जी यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब यम से यम कट जाएगा, हमारा बचा क्या, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और ऐसे ही अगर एक नंबर में पूछता है तो यहाँ पर ऐसे लिख कर पूछता है कि हमारा जो है जी एम बराबर जी आर स्क्वायर। ऐसे आपसे परीक्षा में पूछता है कि यहाँ पर कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या है। तो यहाँ पर मात्र त्रियक गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पर आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध ऐसे पता चल जाता है। ये वाला भी ऑप्शनल बहुत देता है दोस्तों, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जी एम बराबर जी आर स्क्वायर या फिर स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय बल को उदाहरण सहित जो है समझाइए। देखिए एक एक आंसर आपको मिलेगा, आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, आप मात्र स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आपको सारे जो है क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सॉल्व तरीके से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा है केंद्रीय बल को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर देखिए इसका हमने लिख दिया है पूरा। वह बल जो सदैव कण को स्थिर बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है केंद्रीय बल कहलाता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए आप देख रहे होंगे, सूर्य की परिक्रमा करते ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल सदैव सूर्य की ओर दिष्ट होता है, अतः यह केंद्रीय बल है। इसको आपको अगर आप लिख देंगे तो आपके 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। परीक्षा में काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। 2 विमाहीन राशि का नाम आपके सामने है। परीक्षा में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन्हीं 2 विमाहीन राशि का नाम, बिल्कुल लीक पेपर हो चुका है दोस्तों, आपके लिए एकदम लीक पेपर हो चुका है। क्योंकि परीक्षा में आपको ऐसे ही यही क्वेश्चन आपको नहीं मिले तो आप इस चैनल पर आकर कमेंट करिएगा। किन्हीं 2 विमाहीन राशि का नाम आप जो लिखना है आपको, विकृति है एक और क्या हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व, यही दोनों आप लिख देंगे। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ विमाहीन राशि पूछा है तो इतना ही आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर यूं ही ऐसे मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना इसके आगे। अब देखिए मापन में यथार्थता और परिशुद्धता से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यथार्थता और परिशुद्धता से आप क्या समझते हैं, इसको आपको एकदम बेहतरीन ढंग से बताएंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो देखिए किसी राशि के मान की तुलना मानक मान से की जाती है तो राशि मानक मान के लगभग बराबर होती है, इसे यथार्थता कहते हैं। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब आपको उदाहरण देकर हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा देंगे। देखिए किसी राशि के मान की तुलना, मान लीजिए कोई राशि जो है, हमारी मानक मान क्या है, हमारा 2 kg है। क्या है, मानक मान जो है हमारा 2 kg है कोई वस्तु का। अब देखिए मान लीजिए हमने इसका जो मेजरमेंट किया, हमें क्या प्राप्त हुआ, 1.98 प्राप्त हुआ। क्या हुआ, 1.98 प्राप्त हुआ। तो ये हमारा लगभग इसके क्या है दोस्तों, बराबर है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम यथार्थता कहते हैं। ये हमारा क्या होगा, यथार्थता। मान लीजिए हमारा क्या आता, 1.25 आता, तो ये वाला जो है दोस्तों, ये वाला 1.98 दो kg है, इसकी तुलना में बहुत अधिक यथार्थ है। यानी कि मतलब यथार्थ कहने का मतलब क्या है, अच्छी मापन का है। क्या है, अच्छे मापन का है, मतलब इसके लगभग बराबर प्राप्त हुआ है। और ये हमारा बिल्कुल भी इसके बराबर नहीं प्राप्त हुआ है, तो ये हमारा इससे क्या है, अधिक यथार्थ है। इसी को हम यथार्थता कहते हैं। तो लिखना कैसे है, आपको उस तरह से लिखना है जैसे हमने लिखा है। लिखने के लिए आपको इसी तरह से लिखना है, किसी राशि के मान की तुलना मानक मान से की जाती है तो राशि के मानक मान के लगभग बराबर होती है, इसे यथार्थता कहते हैं। और इसी प्रकार अगर हम बात करें परिशुद्धता की, तो एक ही राशि के भिन्न भिन्न मान बराबर बराबर प्रयोग करते हैं तो हर बार मान लगभग समान प्राप्त होते हैं, इसे परिशुद्धता कहते हैं। मान लीजिए हम मेजरमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ का, हमारा मेजरमेंट 1.25, 1.26, फिर 1.25 ऐसा ही प्राप्त हो रहा है, तो ये इसकी क्या है दोस्तों, परिशुद्धता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना, यही इतना आप समझ गए तो आप आसानी से लिख ले जाएंगे। आपको सिर्फ उदाहरण समझना है, आप जो है इसको आराम से बनाकर लिख सकते हैं। तो अगर नहीं समझ में आया एक बार पुनः देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संवेग संरक्षण का नियम परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ये एंट्रेंस एग्जाम में जो है क्वेश्चन दो आपको जो है इस तरह से पूछता है। हमारा एंट्रेंस एग्जाम में ये हमारा पूछ लेता है डेल एफ बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। और फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे पूछेगा, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो नियम यहाँ पर आपको लिखना है, ना कि वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में आपको विकल्प में टिक लगाना है। तो लिखने के लिए आपको क्या लिखना है, यदि दो अथवा 2 से अधिक वस्तुओं के किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना लिखने के बाद ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना लिख देना है, डेल एफ बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यानी कि डेल एफ हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जब डेल एफ बराबर 0 तो हमारा डेल पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ गुणा कराएंगे 0, ये भी हो जाएगा, तो डेल पी बराबर हमारा 0 निकल के आ जाएगा। और 0 को ही हम क्या कह देंगे, नियतांक कह देंगे। डेल पी हमारा क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। इसको हमने और में लिख दिया है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पर दोस्तों, ये हुक का नियम 1 नंबर या तो 2 नंबर में ये भी रखा हुआ क्वेश्चन है। हुक का नियम बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रबल जो है दोस्तों,
यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पर प्रतिबल होगा, क्या होगा, प्रतिबल, प्रबल लिख गया है जहाँ पर, वहाँ पर प्रतिबल हो जाएगा। प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे ही हम हुक का नियम कहते हैं। तो प्रतिबल हमारा विकृति के यहाँ पर दोस्तों क्या है, अनुक्रमानुपाती है। और यहाँ पर प्रतिबल, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम प्रतिबल बराबर लिख देंगे तो के इंटू विकृति, और जब विकृति को हम यहाँ पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिबल बराबर के, प्रतिबल अपॉन विकृति बराबर के, और बराबर हम इसे क्या कह सकते हैं, के को नियतांक भी कह सकते हैं। तो इतना आप जब दोस्तों जब आप इतना जो है आंसर लिख देंगे तो आपको तुरंत 2 नंबर यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। ये 2 नंबर वाला आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, जितना अगर 2 नंबर का है तो उसी प्रकार 2 नंबर का ही लिखना है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा क्या आ गया, 5 नंबर के आ जाएंगे 2 क्वेश्चन, क्या हो जाएंगे, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। और आपको दिए कितने होंगे, 3 प्रश्न आपको दिए होंगे, जिनमें से 2 करना है और दोनों 5-5 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर का पूछा जाता है क्या होता है, ग्रहों के गति के कैपलर नियम को लिखिए। सबसे ज़्यादा इतना मान के चलिए, अगर परीक्षा में नहीं आया तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि कैपलर का नियम हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बिल्कुल PDF बनाकर अपनी कॉपी में जैसे लिखा था वैसे आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिख दिया है। इसी प्रकार आप लिख देंगे तो आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। देखिए आप ऐसे लिखेंगे, ग्रहों की गति संबंधी कैपलर के नियम, कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम क्या है दोस्तों, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। यानी कि ग्रह हमारा क्या होता है, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यही सब जो है हमारे सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो भी किसमें, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में आपको लिखेंगे तभी सही माना जाएगा। तो यहाँ पर 5 नंबर आपका ऐसे ही बन जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। दूसरा नियम हम लिख देंगे क्षेत्रीय चाल का नियम। क्षेत्रीय चाल का नियम क्या कहता है दोस्तों, किसी ग्रह के कक्षीय तल में ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, किसी ग्रह के कक्षीय तल में ग्रह तथा सूर्य, यहाँ पर हमारा ये क्या है दोस्तों, सूर्य है, और यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट पर ग्रह है, तो ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि जब हमारा ग्रह यहाँ पर ए पॉइंट पर होगा और उसके बाद हमारा कहाँ होगा, बी पॉइंट पर होगा, तो इसमें जितना ये क्षेत्रफल तय कर रहा है उतना ही जब हमारा ग्रह यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा तो हमारा क्षेत्रफल तय करेगा, यानी कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करेगा। तो दोस्तों हमारा तीसरा नियम क्या हो जाएगा, परिक्रमण काल का नियम। तो यहाँ पर परिक्रमण काल के नियम में आपको देख रहे होंगे, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय परिक्रमण जो है टी का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष आर के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये फार्मूला अगर आपको याद है तो यहाँ पर इतना आप बनाकर इसको लिख देंगे, तब भी आपको परिक्रमण काल का नियम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, ग्रहों की गति संबंधी कैपलर के नियम। कैपलर का नियम दोस्तों आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा, इसकी फुल गारंटी है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध भी पूछता है दोस्तों, इसको भी आप देख सकते हैं, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा ओमेगा बराबर v अपॉन का आर आता है, और यहाँ v बराबर हमारा आर ओमेगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, यहाँ पर इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 रह जाएगा। फार्मूला अगर आपको दोस्तों याद है तो आप तुरंत बता देंगे। आपने जब पढ़ा होगा कि गहराई पर जाते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है, G डैश बराबर G1 - H/RE, ये फार्मूला हमारा निकल के आता है। और दूसरा फार्मूला हमारा जब ऊपर जाते हैं तो स्मॉल G डैश बराबर स्मॉल g अपॉन 1 + 2H/RE का होल स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर ये वाला होता है, शायद यहाँ पर H होता है, देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा। और अब बात करें यहाँ पर जो हमारा खंड जो है प्रश्न 4, यहाँ पर प्रश्न 4 का जो हमारा किन्हीं 2 भाग को हल कीजिए, ये भी प्रश्न 3 की तरीका, मात्र 2 क्वेश्चन ही हल करने को आता है, 3 क्वेश्चन आपको दिया होता है। तो यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब जो है नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो चौथे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, पलायन वेग किसे कहते हैं, सूत्र स्थापित कीजिए तथा सूत्र की सहायता से पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान ज्ञात कीजिए। तो इतना आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आप जब लिख देंगे तो परीक्षा में आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। देख लीजिए पलायन वेग के बारे में यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसके सूत्र का निगमन जड़त्व आघूर्ण के पदों में लिखिए। ये भी आपको ऐसे ही बिल्कुल लिखना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों क्वेश्चन के साथ, यहाँ पर आंसर का, यहाँ पर जो है क्वेश्चन के साथ हम आंसर का स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आपको ऐसे ही परीक्षा में बिल्कुल ही लिखना है।
तो यहाँ पर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, उपग्रह की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, परिक्रमण करते हुए उपग्रह की ऊर्जा के लिए व्यंजक। देखिए यहाँ पर आपको व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहेगा तो आपको ऐसे ही लिखना है, स्थितिज ऊर्जा आपको लिख देनी है और गतिज ऊर्जा, जब हमारी कुल यांत्रिक ऊर्जा निकाल लेंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी, उपग्रह की बंधन ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा उपग्रह की बंधन ऊर्जा है दोस्तों, और अगर आपको लिखना है तो इस तरीके से आप पहले लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कोई दो भाग, यानी कि ये भी 5 गुणे 10, यानी कि 5 गुणे 2 बराबर 10। दो क्वेश्चन हमारे कितने नंबर के होंगे, 5-5 नंबर के, यानी कि 10 नंबर के टोटल हो जाएंगे। ये भी हमारा प्रश्न 5, किन्हीं दो क्वेश्चन को करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का। बर्नौली प्रमेय के कथन को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। यही हमारा परीक्षा में हर साल पूछा जाता है ये भी, तो ये भी आपको जो है परीक्षा में मिल जाएगा। और यहाँ पर श्यानता गुणांक का सूत्र लिखकर इसे परिभाषित कीजिए तथा स्टोक का नियम समझाइए। ये आपको जो है किताब में से या आपने नोट्स बनाई हो तो उससे आप देख लीजिएगा। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम को समझाना है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इससे अच्छा आपको जो है पेपर आपको नहीं मिलेगा, एकदम लीक पेपर है दोस्तों। आपको ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में मिलने वाले हैं बिल्कुल इसी तरह, या तो हो सकता है यही क्वेश्चन आपको मिल जाए जो हमने यहाँ पर बताए हैं। तो अगर आपको इसी तरह क्वेश्चन जो है, मैथ हो गया हमारा, मैथ हमारा ख़त्म ही हो गया पेपर। अब हमारा जो बचा है फिजिक्स कल है, तो इसका जो है PDF यहाँ पर, अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यहाँ पर हमारा सारा क्वेश्चन जो है आपने देख लिया होगा कि किस तरह से हैं। ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप ये तैयार करके जाते हैं तो आप पास तो वैसे ही हो जाएंगे, और आपको अच्छे नंबर से अगर पास होना है तो ये पूरा जो है क्वेश्चन आपको हल कर लेना है अभी आपको। और जो है वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, जिससे हमारी वीडियो जो है सबसे पहले आप तक ही पहुँचे और आप सभी क्वेश्चन को देख सकें। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।